हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन ईवीएस के ऊपर बेस्ड रहेगा। पर्यावरण अध्ययन का ये सेशन है। इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है, पूरा सेशन आप अच्छे से देखिए, और यदि सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करके आपको बताना है। और जितने भी आप मार्क्स यहाँ पर स्कोर करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से देखना है कि आप इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं, मतलब आपकी ईवीएस की प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, वो चीज़ आपको यहाँ से पता लगेगी। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? आपको पता है दो फसलें कंसीडर की जाती है। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद फसल होती है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल यहाँ पर होगी। ओके, पहला ऑप्शन है हमारे पास धान और चना, दूसरा ऑप्शन है गेहूं और मक्का, तीसरा है मक्का और घाने, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, चना या गेहूं। तो आपको देखना है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल यहाँ पर क्या हो सकती है। कुछ सेकंड आप ले सकते हैं सोचने के लिए। तो देखिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है कि रबी की फसल इनमें से क्या होगी। तो सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चना और गेहूं जो है हमारी रबी की फसल के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो कुछ बातें अपन थोड़ा रबी की फसल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसल आती है। जैसे कि चना और गेहूं तो हमको यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है ना, और क्या क्या बचा हुआ है, मटर बचा हुआ है, सरसों हो गया, मसूर हो गया, ये सारी हमारी रबी की फसल में आता है। और ये कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको बो दिया जाता है, और इनको जो काटने का समय होता है वो होता है मार्च से अप्रैल के बीच में ये फसल काट ली जाती है। ठीक है, और जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई के महीने में बो दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर अब आपसे यूं पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए कि खरीफ की फसल में क्या आता है, तो खरीफ की फसल में हमारा धान चावल हो गया, मक्का हो गया, और बाजरा हो गया, मूंगफली हो गई, गन्ना हो गई, तो ये सारी हमारी खरीफ की फसल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, रबी क्या होता है, खरीफ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है? श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या फिर ये सभी। तो अब आप बताइए कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। होती तो सारी क्रियाएं, लेकिन शुद्धिकरण किसकी वजह से होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। इसीलिए क्या होता है, पौधे जो होते हैं इन्हें वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वायु में छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करती है। इसीलिए पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है वो दिया गया था? जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, या फिर सौर ऊर्जा के लिए। तो ये जो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह है, एक अवार्ड और इन्हें मिला हुआ है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। रेमन मैग्सेसे तो मिला हुआ है, साथ ही इन्हें स्टॉकहोम वाटर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये किसके लिए मिला होगा? जल संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। ये मतलब बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों को जल संरक्षण किस तरीके से किया जाता है इसके प्रति ये अवेयर है, जागरूक है, और ये लोगों को नए नए तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल प्रदूषण को किस तरीके से रोकना चाहिए। तो इसीलिए इनकी बोल सकते जागरूकता के लिए इन्हें जल संरक्षण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जल संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड और साथ ही स्टॉकहोम वाटर अवार्ड भी दिया गया है। एक क्वेश्चन और यहीं से बन सकता है कि भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, अब आप बताइए कि भारत के जल पुरुष कौन है। तो जल पुरुष कौन है, यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है राजेंद्र सिंह, इन्हें ही भारत के जल पुरुष कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तापमान का जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारी गैसें तो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो हमारा अफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान वृद्धि किस गैस के कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास?
ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और यही कारण है कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस वजह से प्रभावित हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किन हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? जो घरेलू मवेशी होते हैं, भेड़ हो गए, गाय हो गए, तो इनकी वजह से भी ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है वो उत्सर्जित होती है। तो कौन सी गैस निकलती है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मैथेन? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मैथेन गैस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एनिमल से घरेलू मवेशी तथा भेड़। अब कैसे, आपने देखा होगा गाय वगैरह जो एनिमल्स होते हैं वो जुगाली करते हैं। अब जुगाली कैसे करते हैं? एक बार वो खाना ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, तो उसकी वजह से मैथेन गैस का उत्सर्जन होता है और यही गैस हरितगृह जो गैसेस होती है उसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी या फिर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है, जब वनों की कटाई की जाती है तो उसके रिजल्ट क्या निकल कर आएंगे? 3 आपको स्टेटमेंट दिए हुए, फिर आपको ऑप्शन दिए हुए। वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा, जल चक्रण पर भराव होगा, मृदा अपरदन होगा। अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब आप ऐसे समझो कि जब वनों की कटाई होगी तो प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएगा, जो जीव जंतु जो रहते हैं, जब जंगल खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या होगा? उनका आवास, रहने का स्थान खत्म हो गया है। साथ ही क्या होगा? मृदा अपरदन कैसे होता है? जैसे कि मिट्टी बह बह कर निकल जाती है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश होगी, तेज बारिश होगी, तूफान आएगा तो मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। मान लो कि वो मिट्टी सारी नदियों में पानी के साथ बहकर, पानी से बहते हुए नदियों में चली गई। अब वो नदियों में मिट्टी जम जाएगी, ठीक है, तो फिर हमारे बाढ़ और इन सब का खतरा भी बढ़ जाता है। तो मृदा अपरदन तीव्र हो जाता है जब वनों के कटाव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और मृदा जब बहकर निकल जाती है तो जहाँ से मृदा के जो पौष्टिक तत्व जो बोलते हैं, जो मृदा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फसल वगैरह उगती है, तो वो सब भी पौष्टिक तत्व मृदा के खत्म हो जाते हैं, तो मृदा पूरी सूख सी जाती है। ठीक है, और नदियों में वो जो गाद जमा हो जाता है, फिर भूस्खलन होते हैं। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल तत्व है जो वनों के कटने के कारण, वनों के कटाव के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं, नदी मुहानों के लक्षण हैं। इसे एस्चुरी बोला जाता है। ताज़ा एवं साफ जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता या फिर ये सभी। तो नदी मुहानों की वजह से क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नदी मुहाने का मीनिंग क्या होता है। तो नदी मुहाने ये चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे नदियों का पानी जो होता है, नदियों का पानी जाकर समुद्र में मिल जाता है, तो नदियों का ताज़ा पानी और क्या होता है, खारा जल जो होता है, एक साथ मिल जाता है, एक जगह पर मिल जाता है, तो वहाँ पर एक मुहाने का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है नदी का मुहाना। ठीक है, तो ताज़ा व साफ जल, समृद्ध जैव विविधता आपको मिलेगी और अधिक उत्पादकता आपको मिलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में हम लोग समझते हैं, ठीक है, खाद्य श्रृंखला कैसे कार्य करती है? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, इस तरीके से पूरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, पूरी खाद्य श्रृंखला चलती है। ठीक है, अब इसमें जब घातक रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है तो इससे इस चीज़ को क्या कहा जाता है? एक परिभाषा आपसे यहाँ पर पूछी हुई है, इसका आंसर है जैव सांद्रण। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखिए, जैव सांद्रण में हम ऐसे समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई समुद्री छोटे छोटे जीव हो गए। अब ये समुद्री छोटे छोटे जीव को एक मछली खाती है, एक छोटी मछली जो है फिश, वो इनको खा रही है, समुद्री जीवों को। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ था? पानी में बहुत सारा प्रदूषण था, प्रदूषक तत्व थे जो इन जीवों के शरीर में चले गए। ठीक है, अब मछली ने इनको खाया, तो अब इस मछली के शरीर में वापस से यही तत्व वापस से मछली के शरीर में चले गए। ठीक है, अब इस मछली को बड़ी मछली ने, मान लो कि जो भी हमारी शार्क वगैरह जो मछली होती थी, जो भी मछली हो गई, कोई दूसरी मछली मान लो इससे बड़ी वाली, तो उसको इसने खा लिया। ठीक है, तो ये अब इसके पदार्थ जो थे, कीटनाशक जो तत्व थे, जो भी रसायन तत्व थे, वो इसके शरीर में चले गए। अब इसको मान लो चील वगैरह किसी ने खा लिया, किसी दूसरे जीव ने खा लिया,
तो वो उसके शरीर में चलेगा। अब ये क्या हो रहा है, ये जो तत्व थे, हानिकारक जो तत्व थे, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होने के कारण ये मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव सांद्रण बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में हो सकता है जैव सांद्रण ना देते हुए BCF भी दे दे, वो ऑप्शन में आपको यहाँ पर BCF दे दे, क्योंकि इसका पूरा आपको नाम भी पता होना चाहिए। इसका नाम होता है बायो कंसंट्रेशन, ठीक है, पूरा मैं आपको लिख देती हूँ, बायो कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है BCF का, बायो कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, वहां पर कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से किसमें जैव सांद्रण की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। फिर आपको कुछ तत्व दिए गए थे, केमिकल नेम दिए गए थे, उसमें आपका एक ऑप्शन था DDT। तो DDC जो DDT है हमारा, इससे बहुत ज्यादा जैव सांद्रण की मात्रा उपस्थित रहती है। ठीक है, DDT का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस प्रक्रिया के ऊपर। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण या फिर BCF या फिर बायो कंसंट्रेशन फैक्टर बोला जाता है। और एक और क्वेश्चन यदि आपका कुछ इस तरीके से बन जाए कि DDT का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसके अंदर देखा जा सकता है जैव सांद्रण के अंदर। तो नॉर्मली जैव सांद्रण होता क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव का दूसरा जीव खा लेता है, दूसरे जीव को तीसरा खा लेता है, तो ये खाद्य श्रृंखला पूरी ऐसे चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा हमारा जैव सांद्रण कहलाती है। आगे बात करते हैं, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है, बाघ के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर कस्तूरी मृग के लिए। तो केदारनाथ अभ्यारण्य जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए, क्योंकि वहां पर कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। और हमारे देश की यदि बात करें तो यहाँ पर कस्तूरी मृग की संख्या बिल्कुल न के बराबर है, बहुत कम रह गई है। इसीलिए केदारनाथ अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग जो है केदारनाथ में संरक्षण उनका किया जाता है। केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। और इसका नाम केदारनाथ अभ्यारण्य क्यों पड़ा, केदारनाथ मंदिर भी है उत्तराखंड में, उसी के हिसाब से इस अभ्यारण्य का नाम केदारनाथ अभ्यारण्य रखा गया है। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के चामोली जिले में अलकनंदा जो घाटी है वहाँ पर ये स्थित है। तो आपको सारी जानकारी इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, किस मृदा में जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, रामद मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर बारीक बालू मिट्टी। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जल धारण की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जल धारण, मतलब कि वो जल को ज़्यादा समय तक संचित करके रख सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और ये सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पर मिलती है, जो नदियों के किनारे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर ये मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। नदियों के किनारे पर आपको चिकनी मिट्टी ही मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर बिरबल साहनी को, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MOP अय्यरगर को या फिर डॉक्टर V कुरियन को। तो हरित क्रांति के जनक, ठीक है, आपको यहाँ पर फोटो में हिंट मिल गई है कि ये कौन है, ये है हमारे MS स्वामीनाथन। क्यों कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, जो एक फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत में पूरा एक हरित क्रांति लेकर आ गए थे। अब ये हरित क्रांति कैसे लेकर आ गए थे, हरित क्रांति ये ऐसे लेकर आ गए थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पहले तो गेहूं की जितनी भी विभिन्न प्रजातियां थी उनका आनुवंशिकी अध्ययन किया कि किस प्रकार से हम गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते। इस प्रकार के बीजों का इन्होंने निर्माण किया, कृत्रिम निर्माण किया। ठीक है, तो गेहूं की विभिन्न प्रजातियों का इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिक अध्ययन किया, फिर इन्होंने एक नया गेहूं निर्मित किया, फिर निर्माण किया इन्होंने, उसका नाम क्या है, C57 उसका इन्होंने नाम रखा था। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ पर बनाया था, पंजाब में सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और किस सन में किया था, मतलब कब किया था, हरित क्रांति कब आई थी, तो 1960 का जो दशक है उस टाइम पर ये हरित क्रांति आई थी। 1960 का जो लास्ट टाइम चल रहा था तब इन्होंने ये बनाया था, गेहूं का एक नया बीज विकसित किया था जिसे C57 के नाम से जाना जाता है, पंजाब में यूज किया था और इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अब नेक्स्ट है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है, आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्बेट्रास या फिर पेंगुइन। तो बर्फ पर जो अंडे देने वाला पक्षी है मतलब कि वो वहीं पर रहता होगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, पेंगुइन। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये पेंगुइन का ही है। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, मोस्टली आपको आर्कटिक जो है
आर्कटिक सागर जो है उसके आसपास ये दिखेंगे, क्योंकि ये रहते ही बर्फ पर हैं। ठीक है, इनका पूरा जो जीवन काल है इसमें ये आधे समय बर्फ पर रहते हैं और आधे समय ये महासागरों में रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो मादा पक्षी जो है वो अंडे देता है और पूरी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर रहता है, जो नर पेंगुइन होता है उसके ऊपर पूरी सुरक्षा का दायित्व होता है। ठीक है, और ये एक उड़ने वाला पक्षी है पेंगुइन। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो अंटार्कटिका के बर्फीली इलाके हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है, पेंगुइन। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है, आर्कटिक मरुस्थल को आप किस और नाम से जान सकते हो, टुंड्रो, मवाना, टंगा या फिर स्पीस। तो इसे हम जानते हैं टुंड्रो के नाम से। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि पूरे टाइम यहाँ पर बर्फ रहती, सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल न के बराबर आता है, 8 महीने तक तो पूरा ये बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करें। अलास्का, ठीक है, उत्तरी कनाडा और यूरोपीय रूस जो है, साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के जो द्वीप है वहाँ तक ये पूरा आर्कटिक मरुस्थल या फिर टुंड्रो प्रदेश जो है वो फैला हुआ है। एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ सारे नाम, क्योंकि आपसे और भी क्वेश्चन यदि डीप में पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले अलास्का, उत्तरी कनाडा, यूरोपीय रूस, ठीक है, और क्या हो गया, साइबेरिया हो गया, आर्कटिक महासागर के जो द्वीप है यहाँ तक ये फैला हुआ है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला है मीजोजोइक युग जो है निम्न प्राणियों का युग माना जाता है, उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का या फिर स्तनधारी जीवों का। तो मीजोजोइक जो होता है ये एक प्रकार से स्तनधारी जीवों का एक युग्म माना जाता है। इसके अंदर वो सारे जीव आ जाते हैं जो कि सरीसृप होते हैं। अब सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगते हैं, जमीन पर रेंगते हैं, ठीक है, वो सरीसृप होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें हमारा सर्प आ गया, ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो सारे सरीसृप ही है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, कछुआ, छिपकली, सर्प, घड़ियाल, ये सारे हमारे मेसोजोइक जो युग है इसे माना जाता है, इन प्राणियों के युग को माना जाता है मेसोजोइक प्राणियों का युग। नेक्स्ट बात करते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, भूस्खलन से, नाभिकीय दुर्घटना से या फिर अम्लीय वर्षा से। तो जो चेरनोबिल दुर्घटना है वो संबंधित है हमारी नाभिकीय दुर्घटना से, एक प्रकार का नाभिकीय विस्फोट आप इसको मान सकते हो। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये दुर्घटना कब हुई थी, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि इससे संबंधित है पर इसके बारे में भी सारी जानकारी होना चाहिए। तो ये दुर्घटना हुई थी हमारी 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986 को ये दुर्घटना हुई थी। तो क्या ये भारत में हुई थी, नहीं, ये दुर्घटना भारत में नहीं हुई थी, ये दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में। ठीक है, अब यूक्रेन में हुई थी। अब यूक्रेन में जो है जो पावर प्लांट है चेरनोबिल, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम ही चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से इसको रख दिया गया। इसमें हुआ क्या था कि सबसे बड़ा हादसा माना जाता है इसको, दुनिया का सबसे बड़ा हादसा कंसिडर किया जाता है, नाभिकीय परमाणु विस्फोट एक तरीके से आप इसको मान सकते हो। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है कहाँ पर हुई थी, एक प्रकार की नाभिकीय दुर्घटना है, 26 अप्रैल 1986 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी, यूक्रेन का जो चेरनोबिल पावर प्लांट है वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। तो इसीलिए इस दुर्घटना को चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन आज अपन ने कंप्लीट किए। एक बार और मैं आपको सारे आंसर रिवाइज करवा रही हूँ फटाफट से, जिनका कोई क्वेश्चन बीच में छूट गया होगा वो वापस से देख ले एक बार। रबी की फसल का आंसर था हमारा चना और गेहूं, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। वायुमंडल का शुद्धिकारक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। और भूमंडलीय तापमान में सबसे ज्यादा उत्तरदायी तत्व हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है। घरेलू मवेशी और ये जो भेड़ है ये जो है मैथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वनों के कटाव के तीनों रीजन हो सकते हैं, प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएंगे, जल चक्रण पर प्रभाव पड़ेगा, जो वाटर साइकिल है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और मृदा अपरदन भी होगा। नदी मुहानों के ये सारे लक्षण आप देख सकते हो। ऐश्वर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हमारे नदी मुहानों के, वहाँ पर आपको समृद्ध जैव विविधता दिख सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता आप देख सकते हैं, वहाँ पर फ्लोरा फोना ज़्यादा अधिक विकसित होंगे। उसके बाद एक खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहा जाता है। केदारनाथ अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अलकनंदा घाटी पर, वो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। और जल धारण की क्षमता किसमें होती है, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अच्छा, इसमें एक नाम और आप ऐड करेंगे, जादव पायेंग करके एक व्यक्ति है जो कि असम के हैं, ठीक है।
उन्होंने क्या किया है, वो अपने, जैसे कि आप देखते हैं ना कि नदियों के आसपास बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, बहुत सारे फ्लोरा फोना, नई नई प्रजातियाँ होती है, तो वो उनका संरक्षण करते हैं। ठीक है, एक किसान ही है वो क्या करते हैं, अपने उन्होंने एक प्रकार का एक ऐसी बोल सकते हैं कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य टाइप निर्मित कर लिया है, जहाँ पर वो जो प्रजातियां हैं जो कि खत्म होने वाली है उनको संरक्षित करते हैं। तो वो जादव पायेंग है। ठीक है, उन्हें हाल ही में स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है, 1-2 अवार्ड और इनको मिले हैं, तो उनका नाम भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी पेंगुइन कहलाते हैं। ठीक है, और कहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो अंटार्कटिका के बर्फीले जो इलाके होते हैं वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। मिजोजोइक जो युग है वो युग था हमारा सरीसृप जीवों का, रेप्टाइल्स का। ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, तो ये एक प्रकार की नाभिकीय दुर्घटना है। कहाँ पर हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। कौन से पावर प्लांट में हुई थी, तो चेरनोबिल जो प्लांट है वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1986 को ये दुर्घटना हुई थी, और दुनिया का सबसे बड़ा हादसा इसे अपन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नाउ योर टर्न कि आपको बताना है कि आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया। ठीक है, वापस से अपन नेक्स्ट सीरीज में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। अब ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।